यस क्लास। पेज नंबर निकालेंगे 174। पेज नंबर 174, न्यूमेरिकल नंबर 1, चैप्टर नंबर 4। फोर्थ चैप्टर का आज फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। कल हमने फर्स्ट चैप्टर का थ्योरेटिकल जो भी मैटर था वो हमने कल डिस्कस किया। देखिए इस चैप्टर में बेसिकली अकाउंटेंसी में जो है अकाउंटिंग सिस्टम जो है फॉर्म का, उसके अंदर तुम्हें 3 अकाउंट बनाने हैं। इस चैप्टर का जो मेन जो लीड है, ठीक है, वो क्या है, वो है रियलाइजेशन अकाउंट में। ये जो चैप्टर मेन चलेगा ये रियलाइजेशन अकाउंट पर ही बेस्ड है। अगर आपका रियलाइजेशन अकाउंट सही है या रियलाइजेशन अकाउंट पे आपका अच्छा होल्ड है तो आपके लिए ये चैप्टर करना क्या रहेगा, इजी रहेगा। ठीक है, अभी फर्स्ट न्यूमेरिकल है, मैं फर्स्ट न्यूमेरिकल में पूरी एंट्रियाँ जितनी भी जनरल एंट्री बनेगी सारा सिस्टम से पढ़ेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट न्यूमेरिकल से डायरेक्ट अकाउंट्स में क्या करना, लेजर पोस्टिंग करनी है इससे डायरेक्ट आपको। ठीक है, फर्स्ट न्यूमेरिकल में तो हम एक बार डीप में थोड़ा जाएंगे एंट्री समझने के लिए। ओके, चलिए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। रमेश, नरेश और महेश एक फर्म में 3:2:1 में लाभ हानि बांटते हुए साझेदार हैं। दिसंबर 2014 को वो अपनी फर्म का समापन करने का क्या लेते हैं, निर्णय लेते हैं। इस दिन फर्म का चिट्ठा दिया गया है, मतलब 31 दिसंबर 14 की क्या दी गई है, बैलेंस शीट दी गई है। उसमें क्रेडिटर्स है 20,500 के, और इधर एसेट्स में कैश इन हैंड कितना दे रखा है, 6,000 रुपये का दे रखा है। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, क्या दिया गया है मैटर अगला। यस, अगले पेज में लाइब्रेरी में दिया है मिसिज रमेश लोन, रमेश पार्टनर है। मिसिज रमेश लोन, ये मिस्टर रमेश का लोन नहीं है, मिसिज उसकी पत्नी से लिया गया ऋण है। मिसिज रमेश लोन, जेएलपी फंड, कैपिटल रमेश और नरेश की। इधर एसेट साइड में दे रखा है डेप्टर का बैलेंस दे रखा है, फिर जेएलपी का बैलेंस दे रखा है, फिर इन्वेस्टमेंट का बैलेंस है, स्टॉक है, मशीनरी है और महेश का कैपिटल अकाउंट। अगर आप इस न्यूमेरिकल की बैलेंस शीट को देखेंगे तो आपको एक नई चीज़ दिखाई दे रही होगी। अभी तक आपने 3 चैप्टर कर लिए, किसी भी चैप्टर की बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस एसेट साइड में नहीं आता। मैं इस सवाल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कहाँ जा रहा है, एसेट साइड में जा रहा है। अगर कैपिटल का बैलेंस एसेट साइड में आता है दैट मीन डी आर बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, क्योंकि डी आर बैलेंस किसके होते हैं, संपत्तियों के होते हैं ना, तो डी आर बैलेंस ऑफ एसेट साइड है। जनरली कैपिटल अकाउंट का बैलेंस सी आर ही चलता है, वी नो दैट इन ट्रांसफर टू लाइबिलिटी साइड। ओके, बट इस न्यूमेरिकल में एक पार्टनर की कैपिटल का डी आर बैलेंस है जिसे एसेट साइड में क्या किया गया है, ट्रांसफ़र किया गया है। चलिए अब अन्य सूचनाएं पढ़ते हैं। समापन के समय लेन देन क्या हुए, संपत्तियों को कैसे बेचा, मेन पंगा ये रहता है संपत्तियों को बेचने वाला ही। संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के 15,000 रुपये मिले हैं। रमेश ने विनियोग 17,500 में और अपनी पत्नी के लोन का पेमेंट करने का भी दायित्व ले लिया। नरेश ने 7500 में स्टॉक ले लिया, ये पार्टनर ही खरीद रहे हैं फर्म की संपत्ति है। नरेश ने 7500 में स्टॉक ले लिया और 5,000 रुपये के डेप्टर वो कितने में ले रहा है, फर्म से 4,000 रुपये में ले रहा है। ओके, फिर आगे कह रहा है मशीन से 50,000 रुपये मिले हैं देनदारों, शेष देनदारों से। बुक वैल्यू का 50% ही क्या हो पाया है, प्राप्त हो पाया है। फर्म का वसूली व्यय कितना है, 1,000 रुपये का है। और 3,000 रुपये के विनियोग जिनका बुक्स में कोई रिकॉर्ड नहीं था उन्हें इसी प्राइस पर क्या कर दिया गया है, सेल कर दिया गया है। फर्म की पुस्तकें बंद करने के लिए जनरल प्रविष्टियाँ दीजिए, आवश्यक खाते बनाइए। तो इस न्यूमेरिकल में तो एंट्रियाँ पूछ रहा है, इसलिए एंट्रियाँ भी करेंगे और अकाउंट भी बनाएंगे। बट नेक्स्ट न्यूमेरिकल से अकाउंट बनाने हैं। और देखिए इस चैप्टर को थोड़ा आप लोग ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, इसमें आप लोगों को न्यूमेरिकल करने हैं अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल सेम एज इट इज़ पैटर्न पे है, एक ही पैटर्न पे पूरा चैप्टर चलने वाला है। लास्ट में जब जहाँ बदलेगा वो मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ से चैप्टर थोड़ा आप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। बट जहाँ तक सेम कंसेप्ट पे सेम टाइप के न्यूमेरिकल है, मैं एक न्यूमेरिकल छोड़ के एक न्यूमेरिकल कराऊंगा आप तुम्हें। एक मैं करूँगा, एक आप करेंगे, एक मैं करूँगा, एक आप करेंगे। और आप ये सोचते हैं कि आप नहीं करेंगे तो इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि इतना टफ चैप्टर नहीं है कि तुमसे तो हो ही नहीं। थोड़ा सा अगर ढंग से पढ़ेंगे देन यू कैन, आप आराम से कर सकते हैं घर पे बैठ के भी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कल आपको एक वसूली खाते का मैंने फॉर्मेट भेजा था, उस फॉर्मेट में क्या था कि सबसे पहले सभी संपत्तियां कुछ को छोड़कर, जैसे कैश, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, ये वसूली खाते में नहीं आती। कैश और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ये वसूली खाते में नहीं आती। इनको छोड़कर सभी संपत्तियां क्या की जाएंगी, वसूली खाते में ट्रांसफ़र की जाएंगी, वो भी डीआर साइड में। वसूली खाता डीआर होगा, संपत्तियां जब ट्रांसफ़र की जाती है उसमें। तो एंट्री की है मैंने पहली रियलाइजेशन अकाउंट डीआर, और मैं सभी संपत्तियां वसूली खाते के डीआर साइड में ट्रांसफ़र हो रही है। तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डीआर, टू डेप्टर्स, ये बैलेंस शीट से देख देख के लिख रहे हैं।
टू JLP, टू इन्वेस्टमेंट, टू स्टॉक और टू मशीन। सभी संपत्तियां वसूली खाते के अंदर ट्रांसफ़र की गई। देखो इसका इस एंट्री का दूसरा लॉजिक भी है। ये एंट्री करने का मतलब क्या है कि हमने संपत्ति खाते क्या कर दिए, बंद कर दिए। इस एंट्री को करने का मतलब ये है कि संपत्ति खाते बंद हो रहे हैं। अब जनरली संपत्ति खाते का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, DR। तो आज सभी संपत्तियों का क्लोजिंग बैलेंस क्या हो गया, CR हो गया। और ये संपत्तियां किस खाते की डेबिट की गई हैं, ये सभी संपत्तियां वसूली खाते में क्या की गई हैं, डेबिट की गई है। तो एंट्री की गई है रियलाइजेशन अकाउंट DR टू ऑल एसेट्स। ऑल एसेट्स का मतलब अलग अलग नाम लिखेंगे, टू डेप्टर, टू JLP, टू इन्वेस्टमेंट, टू स्टॉक एंड टू मशीन। और इन सब की बुक वैल्यू क्या की गई है, ट्रांसफ़र की गई है 9,000, 14,000, 20,000, 8,000 और 4,000। ठीक है, दो संपत्तियां मैंने ट्रांसफ़र नहीं की। मैंने कैश और दूसरी भी है ना, मैंने कैश और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो एसेट साइड में दिया गया उन दो को ट्रांसफ़र नहीं किया। बाकी सभी संपत्तियां क्या कर दी है, वसूली खाते में ट्रांसफ़र कर दी है। अब आते हैं लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में भी क्या है, कैपिटल का बैलेंस लायबिलिटी साइड में भी है। तो लायबिलिटी साइड से कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को छोड़कर, कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को छोड़कर बाकी सभी संपत्तियां कहाँ जाएंगी, वसूली खाते के CR साइड में जाएंगी। और एंट्री क्या बनेगी, क्रेडिटर्स अकाउंट DR 20,500, मिसिज रमेश लोन DR 8,000 और JLP फंड अकाउंट DR 20,000, टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना 48,500। तो संपत्तियां तो वसूली खाते की DR हो गई और दायित्व तो वसूली खाते में क्या हो गए, CR। ये हमेशा पहला काम हमारा ये रहेगा कि सभी संपत्तियों और दायित्वों को वसूली खाते में क्या किया जाए, ट्रांसफ़र किया जाए, कुछ को छोड़कर जिनके नाम आपको कल के वीडियो में मैंने बताए थे। ओके, चलिए अब समायोजन पे आते हैं। समायोजनों में नंबर 1 नंबर 2 जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे चलते रहेंगे। ओके, पहला पॉइंट है JLP को 15,000 में समर्पित किया। समर्पित क्या मतलब, कैश करवा लिया। तो अगर आप JLP को कैश करवाएंगे तो फर्म को क्या मिलेगा, नगद मिलेगा। तो संपत्तियां बेचने पर जो कैश आएगा उसके लिए कैश अकाउंट तो DR ही करना है, बट ये सारा कैश संपत्ति खाते के जमा नहीं होगा। ये सारा कैश रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करना है, तुम्हें जमा करना है। तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट। कैश अकाउंट DR, कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट DR, और सारा जो कैश है वो वसूली खाते में क्या कर दिया गया है, जमा कर दिया गया है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि संपत्तियां खुद ही वसूली खाते में गई ना, सारी संपत्तियां खुद ही वसूली खाते में पड़ी हैं, तो उनको बेचकर जो पैसा आएगा वो भी वसूली खाते में ही जाएगा। एंट्री कर दी गई है कैश अकाउंट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। रमेश ने 17,500 में क्या कर लिया, फर्म का इन्वेस्टमेंट खरीद लिया। अब इन्वेस्टमेंट भी एक संपत्ति है, मगर ये संपत्ति हम पार्टनर को बेच रहे हैं, किसी थर्ड आदमी को नहीं बेच रहे। देखिए भाई, एक बात और ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आप इस बात का कोई विचार नहीं करेंगे कि संपत्ति महंगी बिकी कि सस्ती बिकी, इसको बेच के तो लाभ हो रहा है, इसको बेच के हानि हो रहा है, ये तो 20,000 की थी 15,000 में बेची है, 15,000 की थी तो 20,000 में बेची है। इन बातों पे हमें कोई भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि समापन के समय ये नहीं देखा जाता कि ये प्रॉफिट में बिक्री है कि लॉस में। समापन के समय ये होता है कि बस कैश आना चाहिए, फटाफट सारी संपत्तियां निकालो और कैश लाओ, और उसी कैश से फिर लायबिलिटीज़ क्या की जाती है, पेड ऑफ की जाती है। तो समापन के समय इस बात का कोई मैटर नहीं रहता कि ये संपत्ति कम में बिक्री है, ज़्यादा में बिक्री है, दायित्व का भुगतान कम हुआ कि ज़्यादा हुआ। तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। बहुत से बच्चे कह देते हैं ये तो लॉस हो गया बेचने पर, डजेंट मैटर। यहाँ लॉस और प्रॉफिट का काम ही नहीं है, यहाँ केवल कैश का काम है, सिस्टम कैश पे चलेगा आप सारा का सारा। चलिए पहली एंट्री कर दी, कैश अकाउंट DR टू रियलाइजेशन 15,000। अगली एंट्री में बोला कि रमेश ने विनियोग कितने में लिए, 17,500 में लिए। तो रमेश एक पार्टनर है। अगर कोई पार्टनर फर्म की संपत्ति खरीदता है तो जितना पैसे में उसने संपत्ति खरीदी है वो सारा पैसा उसके खाते में क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं, और एंट्री बना देते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू रियलाइजेशन। कैश की जगह देखो, नगद में बेचेंगे तो कैश अकाउंट DR होता है, वो पार्टनर को बेचेंगे तो कैश की जगह क्या आएगा, पार्टनर का नाम आ जाएगा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू रियलाइजेशन। कितने में लिए उसने, 17,500 में क्या कर लिए, ले लिए। तो 4 एंट्री हुई, संपत्तियां ट्रांसफ़र की, दायित्व ट्रांसफ़र किए, और JLP कैश करवा ली, और हमने क्या कर दिया, रमेश ने फर्म का जो इन्वेस्टमेंट था वो 17,500 में ले लिया। एंट्री बना दी रमेश कैपिटल अकाउंट DR टू रियलाइजेशन। ओके, आगे ये भी लिखा है कि वो अपनी पत्नी का लोन भी चुका देगा। अब उसकी पत्नी का लोन ये रहा, ऊपर एंट्री में लिखा है, बैलेंस शीट में देख लेना आप। तो मिसिज रमेश लोन है 8,000 का, वो अपनी पत्नी का लोन चुकाएगा। तो लोन चुकाएगा तो वैसे ही लोन चुकाने का दायित्व तो फर्म का है, फर्म खुद चुकाती तो एंट्री बनती रियलाइजेशन अकाउंट DR टू कैश।
कि पैसा रियलाइजेशन अकाउंट से निकल रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट DR टू कैश। मगर इस बार टू कैश नहीं आएगा क्योंकि लोन फर्म नहीं चुका रही। लोन कौन चुकाएगा? रमेश चुकाएगा ना अपनी पत्नी का लोन। तो एंट्री बना दी जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट DR टू रमेश कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए का लोन चुका रहा है वो? 8,000 रुपये का क्या कर रहा है? पत्नी का लोन चुका रहा है। संपत्तियां बेचकर जो पैसा आएगा उसके लिए कैश DR और रियलाइजेशन CR। और दायित्वों का भुगतान करेंगे तो उल्टी एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट DR टू कैश। फर्म खुद चुकाती है तो रियलाइजेशन अकाउंट DR टू कैश, और पार्टनर कोई दायित्व का भुगतान करता है तो एंट्री बन जाती है रियलाइजेशन अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री बन जाएगी। ओके, चलिए अब अगली एंट्री पे चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री पे क्या लिखा है? ये तो एंट्री कर ली ना, अपनी पत्नी का लोन चुकाया। रियलाइजेशन अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रमेश कैपिटल अकाउंट कितने रुपए का लोन चुकाया? 8,000 का लोन चुकाया। आगे लिखा है नरेश ने 7,500 में तो क्या लिया? स्टॉक। और 5,000 के देनदार कितने में ले लिए? 4,000 में ले लिए। तो 7,500 का स्टॉक और 5,000 के देनदार 4 में लिए तो 7 और 4 कितने हो गए? 11,500। तो नरेश फर्म की 11,500 की एसेट्स खरीद रहा है। तो एंट्री बन गई है नरेश कैपिटल अकाउंट DR टू रियलाइजेशन। नरेश कैपिटल अकाउंट DR टू रियलाइजेशन। ओके, और नरेश के खाते में क्या कर दिया गया? नाम कर दिया गया उतनी संपत्तियों को जितनी संपत्तियां उसने फर्म से खरीदी है। अगले लिखा है इसने कि मशीन कितने में बेच दी? 50,000 में बेच दी। तो मशीन बेचोगे तो कैश आएगा। एंट्री बनेगी कैश अकाउंट DR टू रियलाइजेशन। कितने में बेची मशीन? 50,000 में। तो कैश अकाउंट DR टू रियलाइजेशन कितने से? 50,000 से। फिर लिख रहा है कि शेष देनदारों से आधा ही मिला है। अभी शेष देनदार कितने हैं ये देखते हैं हम। बैलेंस शीट में देनदार कितने दिए? बैलेंस शीट में 9,000 के दिए हैं। 9 में से 5 के तो ले गया कौन? नरेश। 9 में से 5 के तो नरेश के पास गए। बचे कितने? 4। उस 4 का ये बोल रहा है कि 50% कैश ही मिलेगा। तो इसका मतलब 4 का आधा कितना होता है? 2,000 ही मिलेगा। तो एंट्री कर दी कैश अकाउंट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेप्टर, कि हमें डेप्टर से क्या मिल रहा है? आधा धन ही मिल रहा है। 5 के 9 के थे, 9 में से 5 के कौन ले गया? नरेश। बचे 4, 4 का मिला है आधा। ये लिखा हुआ है सवाल में। वसूली व्यय 1,000 हुए। तो वसूली व्यय 1,000 हुए तो खर्चा लग गया। खर्चों के लिए रियलाइजेशन DR होता है और 2 में कैश लिखते हैं। तो एंट्री बनी रियलाइजेशन अकाउंट DR टू कैश। कितनी पेमेंट कर दी? खर्चे की 1,000 की पेमेंट कर दी। ओके, उसके बाद इसने लिखा है कि एक विनियोग है जिसका बुक्स में कोई रिकॉर्ड नहीं था, मतलब उसे बैलेंस शीट में हमने कहीं नहीं दिखाया था। एक विनियोग है जिसे बैलेंस शीट में कहीं नहीं दिखाया गया, बट उसे अब क्या कर दिया गया है? 3,000 रुपये में बेच दिया गया है। अगर कोई भी अनरिकॉर्डेड संपत्ति बिकती है, कोई भी अनरिकॉर्डेड जिसका पुस्तकों में कोई लेखा नहीं होता वो अनरिकॉर्डेड है ना, तो कोई भी अनरिकॉर्डेड संपत्ति बिकती है तो आप सीधा कैश के नाम से एंट्री दिखाएंगे, संपत्ति के नाम से नहीं। संपत्ति बेच दी, पैसा आ गया तो कैश अकाउंट DR और सारे का सारा कहाँ जमा कर दो? रियलाइजेशन अकाउंट में जमा कर दो। संपत्ति के नाम से एंट्री आपको नहीं करनी है। तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट DR टू रियलाइजेशन। कितने रुपए? 3,000 रुपये में हमने क्या कर दी? संपत्ति बेच दी। ठीक है, इसकी सभी सूचनाएँ पूरी हो गई। बट आपने एक बात नोट नहीं की, सवाल की बैलेंस शीट में देनदार भी थे और देनदारों को भुगतान करने का इसने कुछ समझा बताया नहीं कि किसी को क्या देना, किस देनदार को कम देना, किसी को ज़्यादा देना, क्या करना है। देखिए सवाल में अगर देनदार BP या बैंक लोन ऐसे दायित्व आए तो सवाल के अंदर दायित्वों के भुगतान का नहीं बताया जाए तो ये मत सोचना मौजी होगी, चुकाना नहीं पड़ेगा, कटी मुसीबत। नो नो नो, ऐसा नहीं है। अगर समापन के समय दायित्वों के भुगतान के बारे में कोई सूचना नहीं है तो आपको उनकी बुक वैल्यू के बराबर पेमेंट करना ही पड़ेगा, चुकाना ही पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि आप मांगने नहीं आए तो हमने दिए नहीं। कोई मांगने आओ और चाहे मत आओ, ये आपका ही दायित्व है, फर्म का ही दायित्व है कि बुला बुला के क्या करना पड़ेगा? सब क्रेडिटर्स का पेमेंट करना पड़ेगा। इसलिए सवाल में जो 20,500 के लेनदार दिए गए हैं उनका क्या करना पड़ेगा? हमें भुगतान करना ही पड़ेगा। अगला मांगने नहीं आया तो कोई बात नहीं, घर पे जाके क्या करनी पड़ेगी? पेमेंट करनी पड़ेगी और कहना पड़ेगा भाई साहब हमारी फर्म बंद हो रही है, आपका पेमेंट था हमने कर दिया। तो एंट्री क्या बनेगी? पेमेंट करेगी फर्म। तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट DR टू कैश। कितने रुपये का पेमेंट कर दिया? 20,500 रुपये का फर्म ने क्या कर दिया है? पेमेंट कर दिया है। हो गया।
यहाँ तक हमने सारे एडजस्टमेंट कर दिए, जितने भी एंट्रियाँ थी सारी एंट्रियाँ हो गई। लेनदारों के बारे में एंट्री नहीं दी गई थी तो भी हमने क्या कर ली है, लेनदारों की एंट्री अपने आप ही बना दी है कि रियलाइजेशन अकाउंट ER2 कैश। अब आता है तुम्हारा रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि खाता बनेगा अब तो एंट्रियों के बाद खाता बनाना ही पड़ेगा आपको। तो अब खाता कैसे बनेगा, खाते की समझिए थोड़ी। देखिए, जिन जिन एंट्रियों में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हुआ वो तो जाएंगी DR साइड में, और जिन जिन एंट्रियों में रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ वो जाएंगी CR साइड में। ठीक है, तो जब आप ये वीडियो देखेंगे तो एक बार ये सारी एंट्रियाँ जो हमने ऊपर किया वो एक पेपर पे नोट कर लेना। ठीक, उससे होगा क्या कि जब आप अभी ये खाता बनाएंगे तो पेपर पे एंट्री करी होती है ना, तो अपन चेक कर सकते हैं कि हाँ, इस एंट्री में रियलाइजेशन DR हुआ तो ये DR में गई, इस एंट्री में रियलाइजेशन CR हुआ तो ये CR में गई। वैसे मैं तो अपने हिसाब से बता दूंगा, मैं आपके लिए ये बेटर रहेगा ये समझने के लिए। पहली मैं DR साइड में चलता हूँ, फिर CR में, ये बार बार मूव करेगा मामला। पहली एंट्री हमने क्या की थी कि सभी संपत्तियाँ रियलाइजेशन के डेबिट की थी, एंट्री बनी थी रियलाइजेशन अकाउंट DR2 सन्ड्री एसेट्स। तो 2 सन्ड्री एसेट्स, वो सारी संपत्तियाँ क्या कर दी गई है, यहाँ ट्रांसफ़र कर दी गई है। क्या, रियलाइजेशन अकाउंट DR2 डेप्टर, 2 JLP, 2 इन्वेस्टमेंट, 2 मशीन, ये सारी संपत्तियाँ मैंने ट्रांसफ़र कर दी। फिर जैसे जैसे संपत्तियाँ बेची जाती, फिर सभी दायित्व ट्रांसफ़र करते हैं। तो दायित्वों के मैंने ट्रांसफ़र की एंट्री क्या की थी, दायित्वों के लिए वसूली खाता CR किया था, एंट्री की थी क्रेडिटर्स अकाउंट DR, मिसिज रमेश लोन अकाउंट DR, JLP फंड अकाउंट DR, 2 रियलाइजेशन। तो ये तीनों अमाउंट CR में क्या कर दिए गए हैं, ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। फिर हमने संपत्तियों को बेचने की एंट्री की थी कि JLP कैश करवाई कितने में, 15,000 में, तो कैश अकाउंट DR, 2 रियलाइजेशन, तो बाय कैश। फिर रमेश ने संपत्ति खरीदी 17.5 में, तो रमेश अकाउंट DR, 2 रियलाइजेशन, तो बाय रमेश। फिर नरेश ने संपत्ति खरीदी तो नरेश अकाउंट DR, 2 रियलाइजेशन, 2 नरेश। ठीक है, फिर 5,000 में क्या खरीदा था, ये 50,000, सॉरी 50,000 में हमने इन्वेस्टमेंट बेचे, या सॉरी मशीन बेची, तो बाय कैश। फिर देनदारों से 2,000 मिले तो कैश अकाउंट DR, 2 रियलाइजेशन। और लास्ट में अनरिकॉर्डेड विनियोग बेचे तो कैश अकाउंट DR, 2 रियलाइजेशन कितना आ गया, 3,000 रुपया आ गया। फिर हमने दायित्वों का भुगतान किया, जैसे मिसिज रमेश का लोन 8,000 का था तो ये चुकाया किसने था, नरेश ने चुकाया था। तो एंट्री बनी थी रियलाइजेशन अकाउंट DR, 2 रमेश, कितना 8,000। फिर फर्म ने वसूली व्यय चुकाए, फर्म ने क्या चुकाए, वसूली व्यय चुकाए, तो हमने लिख दिया 2 कैश कितने रुपए का, 1,000 रुपये का। फिर लेनदारों का भुगतान किया तो 2 कैश कितना आया, 20,500। ये स्टॉक तो ऊपर रहना मिस हो गया था तो लास्ट में लिख दिया 2 स्टॉक, बैलेंस शीट से उठा के लिखा है तो 2 स्टॉक 8,000 रुपये। अब हमने क्या निकाला, खाते का बैलेंस निकाला फाइनली। देखिए एक बार दोबारा देख लें, अगर किसी को किंतु परंतु लग रहा है तो दोबारा देख लो। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अगर आपको एंट्रियाँ आती है तो आप इजी वे में ये काम कर सकते हैं। देखो एंट्रीज आना मस्ट है, बिना एंट्री के तो मामला नहीं बैठेगा भाई। पहली एंट्री की थी रियलाइजेशन अकाउंट DR, 2 एसेट्स, तो सारी एसेट्स CR में आ गई, DR में आ गई। अगली एंट्री की थी एसेट्स अकाउंट DR, 2 रियलाइजेशन, तो दायित्व तो कहाँ चले गए, CR में चले गए। फिर संपत्तियाँ बेची, कुछ नगद में बेची, कुछ उधार में बेची, तो नगद वालियों के तो एंट्री बनेगा कैश अकाउंट DR, 2 रियलाइजेशन। उधार वाले के लिए बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR, 2 रियलाइजेशन। तो नगद में बेची है उसके लिए मैंने बाय कैश, बाय कैश, बाय कैश और बाय कैश लिखा। वो उधार में 2 पार्टनर्स को बेची है तो उनके लिए बाय पार्टनर और बाय पार्टनर का क्या आ गया, नाम आ गया। ऐसे ही दायित्वों का भुगतान नगद में हुआ है, जैसे वसूली व नगद में चुकाए तो रियलाइजेशन अकाउंट DR, 2 कैश। लेनदारों को भुगतान नगद में किया तो रियलाइजेशन अकाउंट DR, 2 कैश। मिसिज रमेश का लोन रमेश ने चुकाया है तो कैश की जगह 2 रमेश कैपिटल अकाउंट आ गया। ठीक है, अब खाते का निकालते हैं बैलेंस। CR का योग आ रहा है 1,47,500। ठीक है, और इधर ये आएगा, इसका आंसर आया है, ये आएगा और ये सारे माइनस कर दिए जाएंगे। जैसे 1,47,500 है ना, 1,47,500 में से DR की सारी मध्य माइनस कर दी तो तुम्हारा प्रॉफिट आएगा कितने का, 27,000 रुपये का तुम्हारा क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। इस प्रॉफिट को इन तीनों के अनुपात 3-2-1 में क्या कर दिया गया है, ट्रांसफ़र कर दिया गया है। 27,000 का 3/6, 27,000 का 2/6, 27,000 का 1/6, तो प्रॉफिट आएगा 13.5, 9,000 और 4500 रुपये का प्रॉफिट इनके पूंजी खाते में क्या कर दिया गया है, हस्तांतरित कर दिया गया। ओके, अब बारी आएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। ठीक है, वही कॉलम DR CR के 3-3 कॉलम बनाए हैं। तो CR में तो रमेश, नरेश और महेश, और इधर भी रमेश, नरेश, महेश। सबसे पहले पूंजी खाते का ओपनिंग बैलेंस आता है। देखो 2 पार्टनर का तो ओपनिंग बैलेंस CR का है, किसका, रमेश और नरेश का, वो तो लाइबिलिटी साइड से देखा मैंने। बाय बैलेंस BD 50,000 और 10,000। और महेश का है एसेट साइड में, तो वो DR में जाएगा, 2 बैलेंस BD
महेश के कितने आगे 11,500। तो दो पार्टनर का तो CR बैलेंस चला, एक पार्टनर का क्या चला, DR बैलेंस चला। ओके, फिर आते हैं हम रियलाइजेशन के प्रॉफिट पे। ये प्रॉफिट है रियलाइजेशन का, ये तीनों के खाते में मैंने जमा कर दिया बाय रियलाइजेशन, लॉस होता तो टू रियलाइजेशन। बाय रियलाइजेशन 13,500 रुपये, 9,000 रुपये, 4500 रुपये का प्रॉफिट इनके खातों में क्या किया गया है, CR कर दिया गया है तीनों के। ठीक है, अब क्या आता है, अब जो भी बचा हुआ मामला है वो रियलाइजेशन अकाउंट से आएगा। आप एक काम करें, आप ये देखें कि रियलाइजेशन अकाउंट में पार्टनर कहाँ कहाँ CR हुए हैं। जैसे बाय रमेश, बाय नरेश, तो एंट्री क्या बनी होगी, रमेश अकाउंट DR टू रियलाइजेशन, महेश अकाउंट DR टू रियलाइजेशन। तो जिस एंट्री में जो एंट्री रियलाइजेशन के CR में है पार्टनर के नाम से, वो एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहाँ जाएगी, DR साइड में जाएगी, क्योंकि एंट्री बनती है ना रमेश DR, महेश DR। तो DR साइड में लिख दिया मैंने किस नाम से, टू रियलाइजेशन के नाम से। 17.5 तो लिखे महेश के कॉलम में और 11.5 लिखे मैंने नरेश के कॉलम में। ठीक है, ऐसे ही आप देखेंगे कि क्या इस साइड आपने कोई पार्टनर लिखा है कि हाँ लिखा है ना, ये टू रमेश, टू रमेश का मतलब रियलाइजेशन अकाउंट DR टू रमेश, एंट्री में रमेश क्या हो रहा है, CR। तो ये एंट्री खाते में क्या कर दी गई है, CR साइड में ट्रांसफ़र कर दी गई है। ये रही क्या, बाय रियलाइजेशन कितने रुपए, 8,000 रुपये। तो डेबिट वाला तो आ गया क्रेडिट में, क्रेडिट वाला कहाँ चला गया, डेबिट में चला गया, 8,000 रुपये। मतलब जो पैसा उनसे लेना है, जैसे उन्होंने 2 संपत्तियाँ खरीदी, तो पैसा लेना है तो उनके DR कर दो। इसने दायित्व का भुगतान किया तो हम ही से पैसे देंगे, तो इसके क्या कर दो, CR कर दो। ओके, अब आपका अगला काम क्या है, आपको क्या निकालना है, खाते का बैलेंस CD निकालना है। खाते का बैलेंस CD क्या आएगा, देखो नॉर्मली तो अपन बैलेंस CD क्या करते हैं, हम बैलेंस को आगे चलाते हैं, भी फर्म बैलेंस शीट टू बैलेंस CD के नाम से आगे ले जाते हैं। बट अब यहाँ फर्म का समापन हो गया, फर्म आगे नहीं चलेगी, तो फर्म के समापन के समय पूंजी खाता परमानेंट बंद कर दिया जाता है। और बंद करने के लिए खाते का जो भी बैलेंस है आप उसे कैश अकाउंट में क्या कर दो, परमानेंट ही ट्रांसफ़र कर दो। तो देखिए अब किसका बैलेंस क्या आएगा, जैसे पहले R का देखते हैं। R का जो है वो DR का योग कितना है, CR का सॉरी, R का CR साइड का योग कितना है, R का CR साइड का योग है 71,500, जिसमें से मैंने 17,500 क्या कर दिए, ये रियलाइजेशन वाले माइनस कर दिए संपत्ति वाले। तो 54,000 टू कैश हमने क्या कर दिए, इसी पेमेंट कर दी और खाता हो गया बंद, मतलब कैश से खाता बंद हो रहा है। इधर दूसरे का बनेगा 19,000, 19,000 में से कितने गए, 11,500 ये माइनस किए, तो 7,500 रुपये चुका कर इसका खाता भी कर दिया बंद। तीसरे का क्या आ रहा है, DR का योग ज़्यादा आ रहा है 11,500, 11,500 में से कितने गए, 4,500 माइनस किए, तो डिफरेंस का पैसा इससे ले लिया बाय कैश कितने रुपए, 7,000। तो जिसका CR का योग ज़्यादा था उसे तो पैसा दे दिया टू कैश, खाता कर दिया बंद, और जिसका DR का योग ज़्यादा था उससे पैसा ले लिया बाय कैश और खाता कर दिया बंद। यहाँ आने ये इसका मतलब है कि तुम्हारी फर्म आज ख़त्म हो गई, सबको कैश दे दे के या ले के उनके खाते परमानेंटली क्या कर दिए गए हैं, क्लोज़ कर दिए गए हैं। खाते ये कैपिटल अकाउंट तो इसका बहुत ईजी है, ओपनिंग बैलेंस आता है, रियलाइजेशन का प्रॉफिट आता है, और रियलाइजेशन अकाउंट में जो जो पार्टनर CR हुआ है वो अपने खाते में क्या हो जाएगा, DR, और जो DR हुआ है पार्टनर वो अपने खाते में क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन के नाम से CR हो जाएगा। बस इतना ही काम करना है और बैलेंस निकाल दें। अगर CR का योग ज़्यादा है तो बैलेंस जाएगा टू कैश, और DR का योग ज़्यादा है तो बैलेंस जाएगा बाय कैश के नाम से ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपका क्या बन गया, ये रियलाइजेशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गए। अब बारी आएगी कैश अकाउंट की। कैश अकाउंट का भी कोई हार्ड एंड फास्ट इतना सिस्टम नहीं है, कैश अकाउंट भी इसका तो ईजी है एकदम। कैश अकाउंट कैसे बनेगा, सबसे पहले तो कैश का ओपनिंग बैलेंस आएगा, ये बैलेंस शीट में देखना पड़ेगा। बैलेंस शीट के अंदर कैश का ओपनिंग, कैश संपत्ति है, संपत्तियों का ओपनिंग बैलेंस कहाँ जाता है, DR में जाता है। तो सबसे पहले लिखा हमने टू बैलेंस BD, और वो कहाँ से देखा है, वो पुराने वाली बैलेंस शीट में से देख लिया, 6,000 रुपये। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपने दो अकाउंट बनाए हैं ऊपर, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है और एक रियलाइजेशन बनाया है। इन दोनों ही अकाउंट में जहाँ जहाँ तुमने बाय कैश लिखा है, जहाँ जहाँ तुमने बाय कैश लिखा है, ये बाय कैश, ये बाय कैश लिखे हैं, जहाँ जहाँ तुमने बाय कैश लिखा है वो सब एंट्रियाँ तो डाल दो DR में। ओके, और जहाँ जहाँ तुमने टू कैश लिखा है वो सब लिख दो CR में। तो बाय कैश एक ऊपर चली गई है एंट्री, बाय कैश में सबसे पहले आएगा, बाय कैश था ऊपर ऊपर 15,000, तो वो आ गया टू रियलाइजेशन के नाम से 15,000। फिर बाय कैश ये 50 और 2 और 3 कितना है, ये
50 2 52, 52 और 3 53, ये भी DR में आ गया। टू रियलाइज जिस खाते से आ रहे उसका नाम आता है। टू रियलाइजेशन कितना आ गया 55,000। और ये नरेश महेश से भी लिए हैं हमने कितने रुपए 7,000, तो लिख दिया टू महेश कैपिटल अकाउंट कितने रुपए लिख दिए 7,000 रुपये लिख दिए। तो जहाँ जहाँ बाय कैश था वो सब DR में आ गया, जिस खाते से है उसका नाम आ गया। अब टू कैश कितनी बार लिखा, एक बार, दो बार, 20 और 21,500, तो ये रहा टू कैश वाला कहाँ गया, CR में आ गया। बाय रियलाइजेशन कितना 21,500, और यहाँ भी टू कैश किया है, इन दोनों को भी पैसे दिए हैं। तो एक बार तो लिख दिया टू रमेश और एक बार लिख दिया टू नरेश, और इनकी भी क्या कर दी है, पेमेंट कर दी गई है। एडिशन आ रहा है 89। तो कैश अकाउंट तो एकदम इजी है ना, जहाँ जहाँ आपने बाय कैश लिखा है वो सब कैश अकाउंट के कहाँ चला गया, DR साइड में, और जहाँ जहाँ आपने टू कैश लिखा है वो सब चला गया कैश अकाउंट के CR साइड में। क्योंकि बाय कैश का मतलब पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट के DR में जाएगा। और टू कैश चेक कर लो सवाल में कहाँ कहाँ है, वो पेमेंट है, वो पेमेंट कहाँ जाएंगे, कैश अकाउंट के CR साइड में जाएंगे। तो बाय कैश मतलब कैश की प्राप्ति है, DR में आएगी, वो चेक करना पड़ेगा पूरा सवाल, पूरा रियलाइजेशन, पूरा कैपिटल अकाउंट चेक करो कि कहाँ बाय कैश कितनी बार आया है। तो बाय कैश वाले मामले DR में आ गए, टू कैश वाले मामले CR में चले गए। और खाते का योग लास्ट में इक्वली बराबर आना चाहिए। अगर खाते का बैलेंसिंग फिगर आ रहा है तो समझ जाना सवाल में गड़बड़ है। तो दोनों तरफ का योग 89,000 आ रहा है, इसका मतलब हमारा सवाल क्या चल रहा है, एकदम सही चल रहा है। ओके क्लास, तो ये था तुम्हारा सवाल नंबर 1 चैप्टर का पहला सवाल, जिसमें हमने पूरा डिटेल में क्या किया है इसे समझा है। ओके, चलिए अब सवाल नंबर 2 आप खुद करेंगे। देखिए मैं कल नेक्स्ट क्लास में 3rd नंबर सवाल ही स्टार्ट करूँगा। सवाल नंबर 2 आपको अपने आप ही करना है, और ये भी आप अपनी फिर कॉपी में लिखेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।